Most welcome to our NCERT Based Notes with Based Explanation Playlist सीरीज। आज हम लोग क्लास 10 के विज्ञान का अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत के नोट्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नेम क्या है? ऊर्जा के स्रोत। और इस अध्याय में हम लोग को मिलेगा क्या क्या? यह अध्याय विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोतों, उनके उपयोग और पर्यावरण पर उनके प्रभाव के बारे में बताता है। आइए देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है। पहला जो टॉपिक है वो है ऊर्जा का उत्तम स्रोत, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या है और उनके गुण क्या होंगे, प्रॉपर्टीज क्या होगा। ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत वह होता है, सोर्स सबसे अच्छा वह होता है, क्या क्या होना चाहिए उसमें? पहला पार्ट क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या होना चाहिए कि प्रति एकांक आयतन या द्रव्यमान अधिक कार्य करे, यानी हायर कैलोरीफिक वैल्यू। ये हम लोग लोअर क्लासेस में भी पढ़े थे कि हायर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, यानी कम से कम अगर मात्रा उसका उपयोग करें तो अधिक से अधिक वो ऊर्जा देगा। यानी प्रति एकांक आयतन या द्रव्यमान जो है वो अधिक कार्य करे, यानी कम मात्रा में अधिक ऊर्जा दे। दूसरा क्या होना चाहिए उसकी विशेषता? तो दूसरा होना चाहिए सस्ता भी होना चाहिए और आसानी से उपलब्ध हो, यानी चीप एंड इजीली अवेलेबल हो। तीसरा क्या विशेषता होना चाहिए? तो होना चाहिए भंडारण और परिवहन में वो आसान हो, यानी उसको स्टोर आप कर सकते हैं इजीली, और ट्रांसपोर्ट करके लाना भी आसान हो या कहीं भेजना भी आसान हो। और चौथा क्या होना चाहिए उसकी विशेषता? कि उपयोग में सुरक्षित हो, यानी सेफ टू यूज हो, उसको उपयोग करने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, उपयोग में भी सुरक्षित होना चाहिए। और पांचवा क्या होना चाहिए? पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, यानी शुड नॉट कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन ना पहुंचाए, कम से कम नुकसान पहुंचाए। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? ऊर्जा के स्रोत का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन करना है सोर्स ऑफ एनर्जी का। सोर्स ऑफ एनर्जी कितने टाइप के होंगे वो हम लोग देखेंगे। तो ऊर्जा के स्रोत जो हैं मुख्य रूप से मेनली टू पार्ट्स में उनको डिवाइड किया जा सकता है, कि ऊर्जा के स्रोत को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला जो पार्ट है यानी पारंपरिक या अनवीकरणीय स्रोत, यानी कॉन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स। ये क्या होता है? तो इसमें हम लोग को ये वे स्रोत हैं जिनका भंडार सीमित है, यानी सीमित भंडार वाले स्रोत के बारे में पढ़ना है। ये वे स्रोत हैं जिनका भंडार सीमित है और ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा कम समय में पुनः स्थापित नहीं हो सकते, यानी वैसे स्रोत, ऊर्जा के वैसे स्रोत जिनका भंडार सीमित भी है और प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा कम समय में पुनः स्थापित नहीं हो सकते हैं। अगर एक बार उपयोग हो गया तो उसके बाद वो समाप्त हो जाते हैं। ऐसे स्रोत को क्या कहेंगे? तो ऐसे स्रोत हमारे पारंपरिक या अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। इसी को नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। वे स्रोत जिनका भंडार सीमित है, सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि इनका भंडार सीमित होगा। फिर क्या ध्यान रखना है कि कम समय में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा स्थापित नहीं हो सकते हैं, और अगर एक बार यूज हो गया तो फिर वो समाप्त हो जाएगा, फिर वो जल्दी से बन नहीं पाएगा। तो ये जो है वो पारंपरिक स्रोत के बारे में और नवीकरणीय स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसी में जो पहला हमारा सब टॉपिक है वह है जीवाश्मी ईंधन, क्योंकि इसके टाइप में ही हम लोग को पढ़ना है। तो जीवाश्मी ईंधन जो है फॉसिल फ्यूल्स होता क्या है? तो परिभाषा है कि ये लाखों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर दबे हुए पौधों और जानवरों के अवशेषों से उच्च ताप और दाब के कारण, किसके कारण? तो उच्च ताप और दाब इनको मिला, उसके कारण ये बन गए थे। यानी जीवाश्मी ईंधन वे ईंधन हैं, फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं, वे ईंधन जो लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था कि पृथ्वी के अंदर वे दब गए थे, और पौधे और जानवर जो हैं उनके अवशेष जो दब गए थे वो उच्च ताप और दाब के कारण इनसे जीवाश्मी ईंधन का निर्माण हो गया है। एग्जाम्पल्स में देखिए, कोयला है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस, ये सारे क्या हैं? पारंपरिक
यानी जीवाश्मी ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। पेट्रोलियम लिख के जो वर्ड मीनिंग आता है इसका, पेट्रो मीन्स होता है रॉक, और लियम मीन्स होता है, ऑलियम मीन्स होता है ऑयल। तो पेट्रो मीन्स रॉक और ऑलियम मीन्स ऑयल, यानी रॉक का जो ऑयल होगा उसे ये पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोल से ही डीजल, पेट्रोल, ये सारे इसके जो प्रोडक्ट हैं वो बनते हैं पेट्रोलियम से ही। तो पेट्रोलियम का मतलब क्या है? रॉक का जो ऑयल होगा, यानी ऑयल ऑफ रॉक, रॉक का तेल, पहाड़ का तेल को ही पेट्रोलियम कहते हैं ना। नुकसान इसका क्या होगा? जीवाश्म ईंधन के नुकसान क्या हैं? तो इनके जलने से कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्या क्या? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, जो अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन करवाते हैं, जो अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन करवाते हैं और वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी बढ़ाता है। तो नुकसान इनके बहुत सारे हैं। जीवाश्म ईंधन कम से कम यूज़ करना चाहिए। इनके जलने से कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सारे निकलते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड, ये सारे के ऑक्साइड निकलते हैं और जो अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन और वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड स्पेशली ग्रीन हाउस प्रभाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान है। जीवाश्म ईंधन का बहुत कम उपयोग करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे इसके टॉपिक पे, तापीय विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, तो जीवाश्मी ईंधन जो है मुख्य रूप से कोयला को जलाकर पानी को भाप में बदला जाता है, जो टरबाइन को घुमाकर बिजली पैदा करती है। प्रोसेस क्या है कि तापीय विद्युत संयंत्र में, यानी थर्मल, थर्मल यानी हीट से रिलेटेड है, यानी एक ऐसा पावर प्लांट जिसमें हीट जनरेट करके हम लोग उससे वर्क करवा लेते हैं, उससे हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो जीवाश्मी ईंधन जैसे कि जनरली कोयला को हम लोग क्या करते हैं, जलाकर पानी को भाप में बदल लेते हैं और उससे टरबाइन को घुमाकर, भाप से फिर क्या होता है, टरबाइन में पास करवा के उसको घुमा लेते हैं और बिजली पैदा हो जाती है, जिससे हमारा वो एनर्जी यूज़ हो जाता है। बिजली पैदा होगी फिर उसका यूज़ हो जाएगा। तो भारत में जो है ऊर्जा का उत्पादन, भारत में ऊर्जा का उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा जो है तापीय विद्युत संयंत्रों से ही आता है। ध्यान रखना है कि भारत में बहुत सारे पारंपरिक स्रोत हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन उसमें सबसे जो बड़ा हिस्सा है या एक बड़ा हिस्सा जो है वो तापीय विद्युत संयंत्र का है। यानी भारत में ऊर्जा उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा तापीय विद्युत संयंत्र से ही आता है। ना थर्ड टॉपिक हमारा क्या है कि जल विद्युत संयंत्र यानी हाइड्रो पावर प्लांट्स, जल से विद्युत बना के जो प्रोसेस होता है वो कैसे बनाते हैं, संयंत्र क्या होता है, कैसे प्लांट बनाते हैं उसका। 9, तो बहते हुए पानी की स्थितिज ऊर्जा को, जो बह रही है पानी उसकी स्थितिज ऊर्जा को टरबाइन तक पहुंचाकर विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी पानी की स्थितिज ऊर्जा से हम लोग विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करवा लेते हैं। बहते हुए पानी की स्थितिज ऊर्जा को टरबाइन तक पहुंचाकर विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अब क्या है, इसके लिए नदियाँ और नदियों पर बांध बनाए जाते हैं, डैम्स का निर्माण होता है। इसके लिए हम लोग नदियों पे बांध का निर्माण कराते हैं। ये एक पिक्चर है उसी का, टरबाइन को कैसे घुमाता है, बहते हुए जल डैम बना के हम लोग क्या किए हैं, जैसे यहाँ नदी बह रही है और मान लीजिए नदी का सारा पानी सिंपल वे में बह रहा है, तो हम लोग क्या किए, इसको पूरा रोक लिए, रोक के उसके बाद ये छोटा सा यहाँ पे पासेज बना के इससे पानी को फ्लो करवाया। अब पानी जब फ्लो हुआ तो कम ज़्यादा पानी था और कम जगह से इसको बह मतलब फ्लो करवा रहे हैं, तो होगा क्या कि टरबाइन में वो स्पीड से आके टरबाइन को घुमाएगा, ये इसको घुमाता है। जब इसको वो घुमाने लगता है तो फिर क्या होगा, टरबाइन स्पीड से घूमेगा और ये इलेक्ट्रिसिटी का जनरेटर इसमें फिक्स होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी फिर प्रोड्यूस करने लगता है। फिर बाकी पानी को छोड़ दिया जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कैसे होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, यानी वाटर की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हैं। तो इसका ये पिक्चर था ना। इसका लाभ क्या है, सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि ये प्रदूषण रहित है। सबसे बड़ा लाभ क्या है, ये प्रदूषण रहित है। पानी का उपयोग सिंचाई के लिए भी हो जाता है, फिर इसका जो पानी का उपयोग है वो सिंचाई के लिए भी उपयोग हो जाता है। और नुकसान एक क्या है कि नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा आती है और बड़े पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसका विनाश हो जाता है। यानी एक तो बाधा आ गई
प्राकृतिक प्रवाह में, और दूसरा है कि बड़े पारिस्थितिक तंत्र जो है उनका विनाश हो गया, और तीसरा है कि बड़े क्षेत्र को जलमग्न होना, यानी कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है और बहुत सारे जलमग्न क्षेत्र हो जाते हैं। तो 3 इससे नुकसान है। तो पहला नुकसान क्या था कि प्राकृतिक बाधा नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा है, यानी वो नेचुरल फ्लो जो उसका है वो रुक जाता है। दूसरा है कि बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश हो जाएगा, और तीसरा है कि बड़े क्षेत्र का जलमग्न होना, यानी बड़े क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं, फ्लड टाइप कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है गैर पारंपरिक यानी नवीकरणीय स्रोत, नॉन कन्वेंशनल, जिसको रिन्यूएबल सोर्स बोलते हैं। ऐसा स्रोत, ये कौन सा स्रोत होता है? वे स्रोत जिनका भंडार असीमित है। असीमित का मतलब अगर किसी वर्ड के पहले अ लग जाता है, अगर ये सीमित वर्ड के पहले अ लग गया, इसका मतलब सीमित का उल्टा वो मीनिंग दे देगा, यानी अपोजिट मीनिंग दे देगा। ये इसको अपोजिट बनाने के लिए ही आ रहा है। यानी ये वे स्रोत हैं जिनका भंडार असीमित होता है, मतलब सीमित का मतलब कि कम, और असीमित का मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कभी ख़त्म होगा ही नहीं। ये पृथ्वी द्वारा लगातार पुनः स्थापित होते रहते हैं। यानी क्या होता है? ये पृथ्वी द्वारा लगातार पुनः स्थापित होते रहते हैं, इसीलिए ये असीमित है। असीमित है मतलब ये ख़त्म नहीं होगा, रिन्यूएबल होते रहेगा, बार बार वो नया हो जाएगा, जितना भी आप यूज़ करेंगे बार बार वो बन जाएगा। इसमें सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है वो है बायोमास। बायोमास क्या होता है? तो पौधे और जंतुओं के उत्पाद। बायो मीन्स लाइफ, ऐसे भी आप देखिए बायोमास का मतलब क्या है? बायोमास, बायोमास, तो बायो मीन्स लाइफ होता है, लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ है, और मास का मतलब उसके उत्पाद जो होते हैं, प्रोडक्ट। तो बायोमास जो है लाइफ से रिलेटेड जो उत्पाद बनते हैं, प्रोडक्ट बनता है, परिभाषा में क्या है कि पौधों और पशुओं के उत्पाद जो हैं, जैसे लकड़ी, कृषि अपशिष्ट और गोबर, ये सारे बायोमास में आते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? लकड़ी है, कृषि अपशिष्ट है और गोबर है। यानी बायोमास वे सारे चीज़ हैं जो पौधे और जंतुओं के उत्पाद हैं, यानी उनसे जो प्रोडक्ट मिलता है, पौधे और जंतुओं से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, उन्हें ही बायोमास कहा जाता है। एग्जाम्पल में लकड़ी, कृषि अपशिष्ट और गोबर। नौ, अब गोबर गैस, बायोगैस कैसे बनता है? तो ये बायोमास से ही हम लोग बनाते हैं। कैसे बनता है वो देखिए। सबसे पहले क्या होगा कि यह गोबर और पौधों के अपशिष्ट को गोबर और पौधे के अपशिष्ट, जो गोबर तो है आपको जानवर का अपशिष्ट, और पौधे के अपशिष्ट को क्या करते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ध्यान रखना है, ऑक्सीजन कम से कम वहाँ पे रखेंगे। अगर ऑक्सीजन की बहुत कम उपस्थिति होगी, दैट मीन्स अनुपस्थिति होगी, तो वहाँ सड़ाकर ये बनाई जाती है। यानी यह गोबर और पौधों के अपशिष्टों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सड़ाकर बनाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस बनता है। तो इसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है, और यह एक अच्छा ईंधन है। और इससे बचा हुआ पदार्थ जो है, जो बचता है, उसे खाद यानी मैन्योर के रूप में भी यूज़ कर लिया जाता है। तो दोनों फ़ायदा हो गया, गैस भी बन गया, और जो बचा हुआ पदार्थ है उससे वो खाद भी बन गया। तो ये ध्यान रखना है कि CH4 यानी मीथेन जो है, CH4 यानी मीथेन जो है यहाँ मुख्य रूप से बनती है। यानी गोबर गैस या बायोगैस में मुख्य रूप से जो गैस होती है वो मीथेन होती है। क्या होता था प्रोसेस? तो गोबर और पौधों के अपशिष्ट जो हैं उनको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सड़ाकर बनाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है, और ये बहुत अच्छा ईंधन है। और बचा हुआ पदार्थ जो है वो भी बर्बाद नहीं गया, वो भी खाद में यूज हो गया, मैन्योर के रूप में उपयोग हो गया। नौ, इसके बाद जो है ये बायोगैस प्लांट के बारे में बताया हुआ है। तो बायोगैस प्लांट में कुछ ऐसा प्रोसेस होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं बायोगैस प्लांट में क्या क्या प्रोसेस होता है, और जो बचता है बाद में प्रोडक्ट, उसको हम लोग खाद के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं, बचा हुआ पदार्थ को। तो यानी सारा चीज़ यूज़ ही हो गया। नौ, थर्ड वाला जो हमारा है, सेकेंड टॉपिक जो हमारा है इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का, तो पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। देखते हैं पवन ऊर्जा क्या होती है। बहती हवा की बहती हवा की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों यानी विंड मिल्स को घुमाने में किया जाता है। यानी बहती हवा जो है, बहती हवा की गतिज ऊर्जा जो क्लास 9 के साइंस में आप पढ़े होंगे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में डिफरेंस। गतिज ऊर्जा वो होती है, देखिए नाम में क्या लिखा हुआ है, गतिज ऊर्जा, गति प्लस ज, इसको ऐसे आप ब्रेक कर सकते हैं कि गति प्लस ज, यानी गति के कारण जिसका जन्म हुआ है,
ज मीन्स जन्म, तो गति के कारण जिसका जन्म हुआ है वो गतिज ऊर्जा है। यानी बहती हवा की गतिज ऊर्जा का उपयोग जो है पवन चक्कियों यानी विंड मिल को घुमाने में किया जाता है। क्या करेंगे उससे, तो पवन चक्की यानी विंड मिल को घुमा लेंगे उससे, जो जनरेटर की तरह मदद करती है, जो जनरेटर की मदद से बिजली पैदा करती है, सॉरी। तो बहती हवा की गतिज ऊर्जा का उपयोग हम लोग क्या करेंगे, पवन चक्कियों को यानी विंड मिल को घुमा लेंगे और उससे क्या होगा, जनरेटर की मदद से बिजली पैदा हो जाती है। तो इससे हमारा पवन ऊर्जा बन जाता है, पवन ऊर्जा से एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है। अब इसके लाभ क्या हैं, तो प्रदूषण रहित है, इसमें कोई प्रदूषण हुआ ही नहीं, कहीं कोई प्रदूषण नहीं हुआ, हवा के बहने और टरबाइन के घुमाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब प्रदूषण का कोई लेवल बढ़ा नहीं। और एक बार स्थापित होने के बाद मुफ्त में बिजली मिलते रहती है, मतलब एक बार आपको इंस्टॉल करना है, सेटअप करना है, उसमें जो खर्च होगा उसके बाद हमेशा वो जीवन भर ऊर्जा आपको देते रहेगा। एक बार स्थापित कर लें उसके बाद मुफ्त में बिजली वो देते रहता है। और नुकसान क्या है, नुकसान देखते हैं। तो महंगा प्रारंभिक सेटअप होता है, ये बहुत बड़े बड़े आप पिक्चरों में भी देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े वो होते हैं, कुछ ऐसा सेटअप होता है, 3 फिन्स लगे होते हैं, कुछ ऐसा वो घूमता है, मतलब ये सेटअप बहुत महंगा होता है। ये महंगा जो है प्रारंभिक सेटअप है, हर जगह पवन ऊर्जा का उपयोग संभव नहीं होता है, बात भी सही है। तेज हवा की आवश्यकता, यानी कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर की हवा हुआ चाहिए, अगर इसे कम होगी तो फिर दिक्कत होगा, वो विंड मिल का जो ये फिन्स है, ये जो डायना है उसको घुमाएगा नहीं, और फिर वो आप सेटअप भी कर दिए तो एनर्जी देगा नहीं। यानी क्या क्या इसका नुकसान है, पहला नुकसान है हमारा महंगा प्रारंभिक सेटअप होता है, दूसरा नुकसान है हमारा कि हर जगह पवन ऊर्जा का उपयोग संभव नहीं हो पाता है, तीसरा है कि तेज हवा की आवश्यकता जो है होती है, यानी कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर जो है, 15 किलोमीटर पर आवर की हवा चाहिए तब जाके वो वर्क करेगा ना। इसके बाद क्या हमारा सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, इसके बाद है सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी क्या होता है, तो ये भी एक नवीकरणीय ऊर्जा है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही सौर एनर्जी कहते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो होती है सौर ऊर्जा होती है, यानी सोलर एनर्जी होती है। अब इसमें क्या है कि सौर कुकर यानी सोलर कुकर का यूज़ देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को एक स्थान पर केंद्रित करके भोजन पकाने के लिए उपयोग हो जाता है। सौर कुकर आप सुने ही होंगे, देखे भी होंगे शायद। तो सौर कुकर क्या होता है, सोलर कुकर यानी सूर्य के प्रकाश को, ये जब हम लोग लाइट चैप्टर पढ़े थे तो आप पढ़े होंगे कि जब भी अवतल दर्पण जो होता था उस पर दूर से प्रकाश आती थी तो क्या होता था, वो सबको फोकस कर देता था, टकराने के बाद वो ये आगे बढ़ के टकराने के बाद सब फोकस पे आ जाती थी। तो यही फोकस जो है, यही फोकस, इसी पे हम लोग क्या करते हैं, इसी फोकस पे सोलर मतलब यहाँ पे एक परावर्तक सतह लगा देते हैं और कुकर यहाँ लगा देते हैं। तो कुकर पे क्या होता है कि सारा लाइट जो है, सनलाइट, वो आ जाता है और ये फिर बन जाता है, इससे जो वर्क है वो खाना बन जाता है। तो इस तरह से हमारा सोलर कुकर जो है वर्क करता है, सूर्य के प्रकाश को एक स्थान पर केंद्रित करके, यही चीज़ केंद्रित जो बोला गया है ये फोकस पे ही बोला है कि कंसंट्रेट करके भोजन पकाने के लिए उपयोग हो जाता है। तो ये था सौर कुकर का प्रिंसिपल। नाउ अब सौर सेल पैनल ये क्या होता है, तो सोलर सेल पैनल क्या है कि ये सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सोलर सेल पैनल जो है ये सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, यानी सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, जो आप अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एक प्लेट की तरह होता है, हर जगह बिल्डिंग पे बहुत जगह आप देखते हैं ऐसे ऐसे वो स्केच बना हुआ रहता है और बिल्डिंगों पे ऊपर लगा हुआ रहता है। बेसिकली वो क्या है, सौर सेल पैनल है, जो करता क्या है, सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इससे बैटरी चार्ज हो जाती है और क्या होता है कि फिर वो एनर्जी जब लाइट यानी दिन भर तो वो चार्ज होते रहता है और दिन भर तो लाइट देता ही रहता है, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता ही है, और रात में बैटरी अगर स्टोर कर ले चार्ज करके तो रात में भी एनर्जी मिल जाती है। तो ये मुख्य रूप से सिलिकॉन के बने होते हैं, ध्यान रखना, ये मुख्य रूप से सिलिकॉन के बने होते हैं। क्या चीज़ के बने होंगे, सोलर सेल पैनल में यानी सौर सेल पैनल में सिलिकॉन का यूज़ होता है। अब देखते हैं लाभ क्या है इसका,
तो लाभ जो है प्रदूषण रहित होगा, फिर से ये प्रदूषण रहित है, यानी हम नवीकरणीय स्रोत में जितना ज़्यादा देखते हैं, मतलब जो भी एग्जाम्पल या जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, ज़्यादातर केस में प्रदूषण रहित ही होता है, इसलिए ये अच्छा माना जाता है। तो लाभ जो है प्रदूषण रहित होगा और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी उपयोगी होता है। पहला लाभ क्या है कि प्रदूषण रहित होगा, और दूसरा क्या है कि दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी उपयोगी होता है। नौ, अब नुकसान पे देखते हैं। तो नुकसान क्या होता है कि उत्पादन, इसका पहला नुकसान है कि उत्पादन महंगा होता है, केवल दिन में ही उपलब्ध, और दूसरा है कि केवल दिन में ही उपलब्ध होगा। तो रात में तो सौर ऊर्जा मिलेगी नहीं, तो रात में ये का वर्क करेगा नहीं। ठीक है, लेकिन एक तो ये चीज़ है कि अगर आप दिन में सौर ऊर्जा का उपयोग करके एनर्जी अपना यूज़ कर लें और बैटरी को अगर चार्ज कर लें, तो फिर क्या होगा कि रात में भी उस बैटरी के पावर से आप इन्वर्टर का यूज़ करके आप एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नुकसान में हम लोग को दो काउंट करना है कि उत्पादन महंगा होगा और केवल दिन में ही उपलब्ध होगा ना। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है समुद्री ऊर्जा, यानी एनर्जी फ्रॉम द सी। एनर्जी सी से कैसे आती है, समुद्री ऊर्जा का उपयोग कैसे होगा। तो समुद्री ऊर्जा में हम लोग को जो पढ़ना है वो है ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होगा, तो समुद्र के जल स्तर में ज्वार भाटे, यानी ऊपर और नीचा, ज्वार होना मतलब ऊपर आना समुद्र के पानी का, और भाटा मतलब नीचे जाना पानी का, के उतार चढ़ाव में से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है, यानी ज्वारीय ऊर्जा जो है टाइडल एनर्जी समुद्र के जल स्तर में ज्वार भाटे के उतार चढ़ाव से उत्पन्न ऊर्जा है। यानी समुद्र के जल स्तर में जो उतार चढ़ाव होता है उसी से हम लोग ऊर्जा का उत्पादन कर लेते हैं। यानी ज्वार मतलब क्या होता है कि पानी का ऊपर आना, और भाटे का मतलब जो पानी का नीचे आना। तो ज्वार और भाटा जो होता है, यानी उतार और चढ़ाव जो होता है, उससे हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं, उत्पन्न कर लेते हैं ऊर्जा। इसी को समुद्री ऊर्जा कहते हैं। नौ, तरंग ऊर्जा क्या है, वेव एनर्जी। तो समुद्र की सतह पर जो चलने वाली तेज तरंग होती है ना, उसकी गतिज ऊर्जा है, उसका भी हम लोग उपयोग कर लेते हैं। नई टेक्नोलॉजी में उसका भी उपयोग हो जाता है। न्यूज़ में भी आप सुने होंगे कि तरंग ऊर्जा का उपयोग होने लगा है अब। तो वेव एनर्जी क्या है कि समुद्र की सतह पर जो चलने वाली तरंग है, वो जो वेव चलता है समुद्र की सतह पे, ऐसे 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 से आगे बढ़ते रहता है, इसी से हम लोग क्या करते हैं कि तेज़ तरंगों से एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसी तरंग जो चलती है ना, वो तेज़ चलने वाली तरंगों की गतिज ऊर्जा को उपयोग कर लेते हैं ना। अब क्या है, तो महासागरीय तापीय ऊर्जा यानी ओशियन थर्मल एनर्जी, OTEC। तो समुद्र की सतह के गर्म जल और गहराई के ठंडे जल के तापमान में अंतर होता है, और इसी का उपयोग हम लोग बिजली बनाने में कर लेते हैं। क्या होगा, महासागरीय तापीय ऊर्जा क्या होती है, यानी समुद्र की सतह के गर्म जल, सतह पे गर्म जल होगा, गहराई में ठंडा जल होगा। क्या क्या होगा, तो समुद्र की सतह पर हमेशा गर्म जल होगा, क्यों, क्योंकि सौर ऊर्जा वहाँ ज़्यादा मिलती रहती है, और गहराई पर सौर ऊर्जा कम पहुँचती है, इसीलिए वो गहराई पर ठंडा जल होगा। तो इससे क्या हुआ, ऊपर गर्म है नीचे ठंडा है, यानी तापमान में अंतर हो गया। तापमान में क्या हुआ, अंतर हो गया। कम से कम अगर 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब तापमान में अंतर अगर है का उपयोग करके बिजली बना लेते हैं। यानी ठंडा और गर्म जो तापमान अलग अलग है, उस तापमान का जो अंतर हो जाता है, इसी कारण से हम लोग उससे बिजली उत्पादन कर लेते हैं। तो इसके बाद का टॉपिक है नेक्स्ट हमारा भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, भूतापीय, भू मीन्स पृथ्वी, तापीय मीन्स उसका जो हीट है, उससे एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं। भू मीन्स पृथ्वी, और तापीय मतलब उससे जो ताप निकलता है उसका एनर्जी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। क्या है कि पृथ्वी के अंदर गहरे गर्म स्थानों, पृथ्वी के अंदर जो है, पृथ्वी का अंदर आप जैसा कि जानते हैं कि लावा, मैग्मा ये सब होता है मॉल्टेन स्टेट में, पिघले हुई अवस्था में, और वो बहुत गर्म होता है, तो इसी की एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो है गहरे गर्म स्थान है, जिसको हॉट स्पॉट कहते हैं, से निकलने वाली जो भाप है या गर्म पानी है, उसका उपयोग करके बिजली बनाना। यानी भूतापीय ऊर्जा में क्या करना है कि पृथ्वी के अंदर जो आपका गर्म स्थान है यानी हॉट स्पॉट है, से निकलने वाली जो भाप या गर्म पानी है, उसका उपयोग करके बिजली हम लोग बना लेते हैं। इसी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। नौ, इसके बाद है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी किसको कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करना, जहां भारी नाभिक जो है, यूरेनियम जैसे नाभिक तोड़कर ऊर्जा मुक्त की जाती है। यानी नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, तो नाभिकीय ऊर्जा में पहला हम लोग को पढ़ना है नाभिकीय विखंडन, और नाभिकीय विखंडन ही ज़्यादा होता है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियर फिशन यानी
न्यूक्लियर फिशन में होगा क्या कि इस प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करना, जहाँ क्या होता है कि भारी नाभिक जैसे यूरेनियम टाइप के नाभिक जो हैं उनको तोड़ा जाता है और ऊर्जा मुक्त की जाती है। तो ये था नाभिकीय विखंडन, यानी भारी नाभिक को आप तोड़कर वो ऊर्जा उत्पन्न करने की जो प्रोसेस होती है ना, भारी नाभिक को तोड़कर जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसी को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। अब लाभ क्या है इससे? तो बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पादन होगा। इससे बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है क्योंकि सीरीज में ये रिएक्शन होती है। नुकसान क्या है कि उत्पन्न होने वाले नाभिकीय अपशिष्ट जो हैं का सुरक्षित निपटान एक बड़ी समस्या है। मतलब उत्पन्न जो होने वाले नाभिकीय अपशिष्ट हैं, जो इनके बाद प्रोडक्ट बच जाता है, बाई प्रोडक्ट बच जाता है, को सुरक्षित निपटान करना ये सबसे बड़ा इनका समस्या है। और दुर्घटना होने पर खतरनाक विकिरण का खतरा। और ये दूसरा नुकसान भी क्या है कि दुर्घटना कभी होती है तो खतरनाक विकिरण जो है वो निकलते रहता है, उनका खतरा बढ़ जाता है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा स्रोतों का चयन। ऊर्जा स्रोतों का चयन कैसे करते हैं और पर्यावरण, ये लास्ट ही टॉपिक होगा, मे बी ये लास्ट ही टॉपिक होगा, हाँ ये लास्ट टॉपिक है। और ऊर्जा स्रोतों का चयन कैसे करेंगे और पर्यावरण के बारे में इनके कॉन्सिक्वेंसेज यानी प्रभाव क्या पड़ेंगे पर्यावरण पे। तो देखते हैं सबसे बड़ा मुद्दा हमारा क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत यानी जीवाश्मी ईंधन जो है का उपयोग करने से पर्यावरण प्रदूषण होता है। होते तो हैं, बहुत जल्दी एनर्जी दे देते हैं और बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करने लगते हैं, इनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन नुकसान क्या है ये ध्यान नहीं देते हैं। यानी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जो हैं वो जीवाश्मी ईंधन का उपयोग करने से पर्यावरण प्रदूषण होता है। अब क्या है कि सतत उपयोग यानी सस्टेनेबल यूज़, तो हमें ऊर्जा के ऐसे स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हों। यानी सस्टेनेबल यूज़ का मतलब है, सतत उपयोग का मतलब है ऊर्जा के ऐसे स्रोत को उपयोग को बढ़ावा देना है। हमें ऊर्जा के ऐसे स्रोत के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। जैसे नवीकरणीय स्रोत, आप देखें सारे नवीकरणीय स्रोत में अधिकतर में यही देखा गया कि प्रदूषण रहित थे, वो प्रदूषण करते ही नहीं हैं। और भले वो महंगे हैं लेकिन प्रदूषण नहीं करते हैं। एक बार अगर आप सेटअप कर दिए तो हमेशा एनर्जी देते रहेंगे, तो पॉल्यूशन तो नहीं कर रहा है ना, और पर्यावरण के अनुकूल भी है। तो सतत उपयोग का मतलब ही है कि ऐसे स्रोत का उपयोग करिए और उनको बढ़ावा दीजिए जिनमें पर्यावरण के अनुकूल हों, जैसे नवीकरणीय स्रोत ना। इसके बाद है ऊर्जा की बचत, एनर्जी कंजर्वेशन। ये क्या होता है, कैसे करेंगे? ऊर्जा की बचत करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि नए स्रोत खोजना। बहुत बड़ी बात है कि आपके पास जो ऊर्जा है उसकी बचत करिए, जो ऊर्जा है उसकी बचत करिए, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि नए स्रोत खोजना। क्योंकि नए स्रोत खोजेंगे और उसको बर्बाद करेंगे, इससे अच्छा है कि आपके पास पहले से जो ऑलरेडी रखा हुआ है उसको उस एनर्जी को यूज़ करिए। तो ऊर्जा की बचत करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि नए स्रोत खोजना, क्योंकि यह भविष्य के लिए ऊर्जा के भंडार को बचाए रखता है। क्योंकि ये भविष्य के लिए क्या करता है, हमारे ऊर्जा के भंडार को बचाए रखता है। तो ऊर्जा की बचत करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, भविष्य में हमारे लिए एनर्जी सेफ रहेगा। नाउ चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। टोटल टॉपिक्स इतना ही था। इस अध्याय में हम लोग पढ़े क्या इस अध्याय में हम लोग बहुत सारा चीज़ जाने, जैसे कि ऊर्जा का महत्व क्या है, ऊर्जा कहते किसको हैं, ऊर्जा के स्रोत के टाइप कितने थे, इसके विभिन्न रूप क्या थे, हमें पर्यावरण की रक्षा करते हुए ऊर्जा की नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग क्यों करना चाहिए, और यह समझने में टोटल हम लोग को मदद करता है ये चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग यही सब सारा टॉपिक पढ़े। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर लिसनिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग मी अ लॉट ऑफ थैंक्स अगेन एंड अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।